Hello, students. Very good morning. All of you are welcome in this online class of ML Government Group of Schools. And students, today we are going to take the next poem in our syllabus, that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. So, friends, before talking about the poem, we are required to talk something about the poet, that is Pablo Neruda. Uh, his time period was 1904 to 1973, and Pablo Neruda is the pen name. His real name was Neftali Ricardo Reis Bosoleto. He was born in the town of Parral in Chile. Pablo Neruda took active interest in the politics of the country. Sometimes he was forced to live out of Chile uh, due to his political views and activities. In spite of his political activities, he continued writing poetry. His poems reflect his political views and activities. All his poems are full of easily understandable images which make them no less beautiful. And he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In the poem Keeping Quiet, that is in our syllabus and that we are going to read over here, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. He wants people to cease every activity for a moment in order to experience perfect quietude. In that perfect silence, people will be able to communicate with one another. So, if we talk about the poem is very suggestive. It explains the importance of quietude and calmness. The poet wants us to seize every activity for a moment in order to experience perfect quietude. The very important or very useful point that rises over it or is what is the use of keeping quiet. आखिर हम कुछ समय के लिए रुक क्यों जाएं, शांत क्यों हो जाएं? ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि इस पोएम के पढ़ने के पहले हमें समझने की रिक्वायरमेंट है. स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हम सब अपने अपने जो भी काम हम करते हैं उस काम में सुबह से लेकर शाम तक या ये कहें कि देर रात तक व्यस्त रहते हैं. हमारी जिंदगी दौड़ धूप की जिंदगी हो गई है. हम दिन भर दौड़ते रहते हैं. हम दिन भर चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं. हम दिन भर कंपटीशंस को फेस करते हैं. किस लिए? हमें अपने हम जिस जॉब में हैं उस जॉब में हमें परफेक्शन देना है. अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमें अपनी बिजनेस को सबसे आगे ले जाना है. अगर हम किसी जॉब में हैं, हम कोई नौकरी करते हैं, तो हमें अपने कलीग्स से कंपटीशन है. उनमें से बेस्ट हमको अपने आप को शो करना है. अगर हम सर्विसमैन हैं तो हमें अपनी सर्विस को बेस्ट देने का प्रयास करना है. अगर हम ये कहें कि तो गलत नहीं होगा कि हम सभी कंपटीशन में हैं और इस कंपटीशन की भरी जिंदगी को जीते जीते हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम अपने जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, जो हमारे अपने फैमिली मेंबर्स तो कुछ तो नहीं, जो हमारे अपने फ्रेंड्स हैं,
जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जिनको हम भाई कह सकते हैं, हम उन सब से दूर हो जाते हैं। हम सिर्फ अकेले आगे बढ़ते जाते हैं। हम अपने साथ, हमारे साथ कौन है, हम भूल जाते हैं। और यही नहीं, हम उस कंपटीशन को फुलफिल करने के लिए कई बार तो ऐसा होता है कि हम अनजाने में हमारे जो अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने जो डियर वंस हैं, हम उनका नुकसान करते हैं। आई मीन हम कर तो रहे अपना प्रोफेशन, लेकिन हम अपने प्रोफेशन के दौरान ही हम अपनों का ही नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने प्रोफेशनल ड्यूटी को पूरा करने के लिए हम अपनों का नुकसान कर जाते हैं। कुल मिला के ये कि हम अपनों के लिए अपनों के अगेंस्ट ही काम करने लगते हैं। और इन सब का मेन कारण क्यों है? क्योंकि हम अपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं, और उसको पूरा करने के पहले हमारे पास ये टाइम नहीं होता कि हम सोचें। हमारे पास सोचने का समय नहीं होता, हमारे पास चिंतन करने का समय नहीं होता, हमारे पास इंट्रोस्पेक्ट करने का समय नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उससे कौन प्रभावित होगा। हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ एक बात को ध्यान देते हैं, वो ये कि हमारा प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है, और हमें उस ड्यूटी को पूरा करना है। और अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करते करते हम अपनों से इतना दूर हो जाते हैं कि जब हम इस पोजीशन में आते हैं कभी कि हम अपनों को खोजने का प्रयास करें, अपनों से कांटेक्ट करने का प्रयास करें, हमारे पास आस पास कोई नहीं मिलता, हमारे साथ कोई नहीं होता। हमें लगता है कि, और तब हम चलता है कि अरे हम तो अकेले हैं। और फिर हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम लोनलीनेस से ग्रस्त हो गए हैं। वो भी क्यों? ये लोनलीनेस कब आता है? जीवन के आखिरी क्षणों में, आई मीन आफ्टर रिटायरमेंट, जब हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज से रिटायर्ड हो चुके होते हैं, तब हम अपनों से दूर हो जाते हैं। और फिर उस समय होता है डिप्रेशन, उस समय होते हैं प्रॉब्लम्स। और इसके संबंध में और भी ढेर सारी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द पोएम। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएट lays emphasis on the importance of quietude and calmness. He also talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. He discusses the problem of strained human relationships. जैसा मैंने बताया अभी आपको कि इस पोएम में वो strained human relationships की समस्या के बारे में बात करता है वो। He suggests that people should cease every activity for a moment to do introspection. Let us try to read the first stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. This is the first stanza, and the poem begins in this way. Now we will count to 12. So स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि पोएट हम सब से अपील कर रहा है, क्या करने के लिए? इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, शांत रहने के लिए, काम रहने के लिए, क्वाइट्यूड रहने के लिए, आई मीन टू स्टॉप आवर ईच एंड एवरी अदर एक्टिविटी इन विच वी रिमेन इन्वॉल्व्ड डे आफ्टर डे,
डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, हम सभी एक के बाद एक काम में व्यस्त रहते हैं। कुछ समय के लिए पोएट हम सब से अपील करता है कि हम कुछ ना करें, रुक जाएं और क्या करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्मचिंतन करें, अंतर मनन करें, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्या होगा उससे? अच्छा, उसके लिए क्या करता है पोएट? नाउ वी विल काउंट टू 12। ये प्रोसेस होता है इंट्रोस्पेक्शन करने का, ताकि हम कॉन्सेंट्रेट हो सके, हमारा जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट हो सके। और ये जो 12 काउंट करने की बात है, हमको लगता है ये जो है घड़ी के जो 12 पार्ट्स हैं उनकी ओर इंडिकेट करता है पोइट, या फिर साल के 12 महीनों के बारे को जो है की ओर दिखाता है। जो कुछ भी हो, पोइट हम सब से कहता है कि हमें 12 तक काउंट करना है अपने माइंड में। ठीक है, वो चाहता है, ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस क्या, एंड वी ऑल कीप स्टिल। हम क्या करेंगे? वी शैल कीप स्टिल। हम शांत रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम स्टिल रहेंगे, हम हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let us not speak any language. People across the nations have to unite together, so they shall not speak their own language. पोएट का ऐसा मानना है कि अगर कुछ समय के लिए, उस समय के लिए हम सभी जितने भी लोग हैं वो सब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हम सब इंट्रोस्पेक्शन के दौरान जितने भी लोग हैं वो सब क्या होंगे? We all shall get interlinked, we all shall get interconnected. हम सब जुड़ जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लैंग्वेज नहीं यूज करना है, कुछ बोलना नहीं है। बोलने से मतलब क्या भाई? देखिए, अगर देखा जाए तो इस दुनिया के विभाजन का एक बेसिस लिंग्विस्टिक डिवीजन भी तो है। लिंग्विस्टिक डिवीजन को अवॉइड करने के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, करेंगे क्या? रादर वी शैल कीप क्वाइट, और हमारी सिर्फ एक लैंग्वेज होगी, दैट विल बी द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। हम सब शांत रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। हम उस 1 सेकेंड में, दिस विल ब्रिंग यूनिटी एमंग ऑल द ह्यूमंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब में एक यूनिटी होगी। क्यों? क्योंकि कम से कम उस 1 सेकेंड में, एटलीस्ट इन दैट 1 सेकेंड, नो वन शैल मूव हिज आर्म्स ईदर टू सिग्नल और टू फाइट और आर्गू विथ ईच अदर। उस 1 सेकेंड में कोई कुछ नहीं करेगा, अपने आर्म्स को नहीं मूव करेगा, ना तो फाइट करने के लिए, ना सिग्नल देने के लिए, ना हो तो कोई आर्गुमेंट करने के लिए। इसलिए पोएट रिक्वेस्ट करता है सबसे कि 12 तक काउंट करें, अपने माइंड में 12 तक काउंट करें और रुक जाएं कुछ समय के लिए। हो सकता है कि ये जो 12 है वो रिफर करता हो पोएट को क्या 12 घंटे, वही जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग उस 1 सेकेंड तक रुक जाएंगे और हम लोग किसी भी तरीके से आर्टिकुलेट नहीं करेंगे। वी शुड स्टॉप वर्किंग फॉर अ मोमेंट। एक मोमेंट तक के लिए हम रुक जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा में अगर हम बात करें तो एज पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, एजोनेंस का यूज हुआ है। इसमें हम लोगों ने देखा कि वॉवेल साउंड ओ और ई का प्रयोग हुआ है। नाउ वी विल काउंट टू 12, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। एंड एनाफोरा का यूज हुआ है
टू कंजुकेटिव लाइन्स यूज हो रहे हैं सेम वर्ड से। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। पर लेट्स नॉट, दो लाइन्स एक के बाद एक क्रम से दो लाइन्स जो है लेट्स शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे एनाफोरा का यूज बहुत सुंदर हुआ है। और हाँ, अलिटरेशन का भी यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। वी विल 2 बार, नाउ वी विल काउंट टू 12, और फिर अगेन वी विल ऑल स्टिल। सो इन दिस वे यहाँ पे अलिटरेशन का भी यूज हुआ है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्टैंजा। This stanza runs in this way. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So, स्टूडेंट्स, अगर हम सब लोग कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, सारे के सारे काम रोक दिए जाएंगे, तो क्या होगा? एक रेयर सिचुएशन बन जाएगी। कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, कोई इंजन काम नहीं करेगा। विदाउट इंजन हम सब लोग क्या होंगे? हम सब लोग एक साथ होंगे। एवरीवन विल बी काम एंड क्वाइट, यूनाइटेड विथ ईच अदर, एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में। स्ट्रेंज क्यों होगा? स्ट्रेंज इसलिए होगा क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यस, इसलिए स्ट्रेंज क्या होता है? जो चीज पहले कभी नहीं हुआ होता, अगर वो चीज होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेंज। और वास्तव में ये स्ट्रेंज ही तो होगा। अगर हम सब लोग एक साथ एक समय पे शांत हो जाएं, कुछ नहीं करें, कोई लैंग्वेज नहीं बोलें, कोई इंजन नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, तो ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा। क्योंकि ऐसा कोई पर्सन, कोई मोमेंट पहले नहीं होगा। ये ऐसा मोमेंट होगा कि इस मोमेंट में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को हार्म नहीं करेगा। जबकि फैक्ट ये है कि हम सभी हर क्षण किसी न किसी को हार्म करते रहते हैं, चाहे अपनी बातों से, चाहे अपने काम से, चाहे अपने प्रोफेशन से, या किसी और चीज से। लेकिन उस एक मोमेंट में हम कुछ नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं कर रहा होगा, किसी लिविंग बीइंग का नुकसान नहीं कर रहा होगा, ना तो खाने के लिए, ना तो अपने लाइवलीहुड को जीने के लिए। ओके, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, जो कि वेल्स को हार्म पहुंचाते हैं, इस समय वो भी कुछ नहीं करेंगे, तो वो भी उनको हार्म नहीं कर रहे होंगे। All the people who work endlessly will get some time to look at their injuries. Okay, and the man gathering salt, yes, वो लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं, would look at his hurt hands, अपने हाथों की ओर देखेंगे, अपनी इंजरीज को देखेंगे, डैमेज को देखेंगे जो उनके बॉडी में डैमेज हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोएट कहता है कि ये एक रेयर सिचुएशन बनेगी जबकि कुछ भी काम नहीं होगा, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई इंजन नहीं। वहां पे ये चाहता है पोएट, हियर ही वांट्स टू स्टे। अगर सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाए, इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट, एकदम अलग मोमेंट होगा, ऐसा कि पोएट ने कहा, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। अगर सारे इंजन्स जैसे कि व्हीकल्स हैं, मशीन्स हैं, रुक जाएं, एक सडन और स्ट्रेंज सिचुएशन बनेगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड एक्सपीरियंस करेगा एक शांति। पीपल विल नॉट बी इन रश, अपनी मटेरियल थिंग्स को अचीव करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होगी पीपल के पास। फर्दर, और यही नहीं, आगे पोएट कहता है कि फिशरमैन, यस, रुक जाएगा, वो वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा। जो लोग साल्ट कलेक्ट करते हैं वो रुक जाएंगे।
साल्ट कलेक्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग रुक जाएंगे, अपने हार्ट हैंड्स को देखेंगे। अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पोएट कहता है फिशरमैन से कि वो अगर रुक जाएंगे तो वो हार्म नहीं करेंगे। मतलब कि पोएट हम सब से अर्ज कर रहा है कि हम एनिमल्स को हार्म ना करें। यहाँ पे वेल्स का एग्जाम्पल दिया है, जिसको कि हम लोग फूड के लिए, ट्रेड के लिए क्या करते हैं, हंट करते हैं। यही नहीं, ही ऑल्सो वॉन्ट्स पीपल टू काम डाउन सो दैट दे कैन स्टॉप एंड सी वॉट दे हैव अचीव्ड और लॉस्ट। क्या अचीव किया है और क्या खोया है इस अपने प्रोफेशन के समय में, इसलिए रुक जाए वो। इसलिए वो एग्जाम्पल देता है कि मैन क्या करेगा, मैन जो साल्ट कलेक्ट कर रहा है वो इंसान रुकेगा, अपने हाथों को देखेगा कितना हर्ट किया है उसने, अपने खुद को कितना हर्ट किया है। यहाँ पे वो चाहता है हम सबसे, पोएट चाहता है हम सबसे कि रुके एक साल क्षण के लिए, देखें, महसूस करें अपने अचीवमेंट्स को कि उन्होंने इस अपने प्रोफेशन के दौरान कितना खोया है और कितना पाया है, कितनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स को अटेन किया है और उसके लिए अदर चीज़ों का कितना पेमेंट किया है। सो इन दिस वे लेट अस ट्राई टू सी द कि कौन कौन से आपके पोएट्री डिवाइसेस यूज हुई हैं इसमें 3 एलिट्रेशंस यूज हुए। पहला तो वी यूड टू सडन स्ट्रेंजनेस हिज हर्ट हैंड्स। सो इस तरीके से इसमें 3 जगह एलिट्रेशन का यूज हुआ है। वैसे टू मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेंजा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेंजा है इस पोएम का। Let us try to understand this. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire. स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोएट ने 3 प्रकार के वॉर्स के बारे में बताया। एक तो ग्रीन वॉर, वॉर्स विथ गैस एंड वॉर्स विथ फायर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 3 फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात तो ये कि ऐसे लोग जो ग्रीन वेल्थ को, हमारी नेचर के का जो ग्रीन वेल्थ है, मतलब पेड़ पौधे, उनको काटते हैं। जो ग्रीन वेल्थ है हमारा नेचर का, उसको काटते हैं किस माध्यम से? डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, फिशिंग के माध्यम से, फिशिंग इन डीप सीज एंड द सोल्जर्स। और फिर ये तो आपका हो गया। फिर वॉर्स विद गैस, आपने कई एक जो है वीपन्स देखा होगा जो कि आपके गैस पर बेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बॉम्ब्स। वॉर्स विथ फायर, एटम बॉम्ब्स और एनी अदर वेरियस मिसाइल्स, दीज आर आर वॉर्स विथ फायर। सो वो सोल्जर्स जो कि वीपन्स यूज करते हैं, क्या करने के लिए? अपने ही साथियों के, अपने ही फेलो ह्यूमन बींग्स को मारते हैं इसके माध्यम से। और क्या करते हैं? विक्ट्री गेट करते हैं। विक्ट्री गेट करते हैं, विक्ट्री तो गेट कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसी विक्ट्री जिसमें कोई सर्वाइवर नहीं है। आखिर बिना किसी सर्वाइवर के विक्ट्री लेके हम क्या करेंगे? हम सबको रिक्वायरमेंट है कि हम जरा सफ़ेद कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने, थोड़ा सा टाइम निकालें और इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें, कुछ देर के लिए सोचें कि आखिर ऐसी विक्ट्री को लेके हम क्या करेंगे जहां पर कोई सर्वाइवर नहीं होगा। और ये चीज वो उनको तब आभास होगा जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब वो सोचेंगे, जब वो थोड़ी देर के लिए शांति से बैठेंगे।
तभी वो उनको न्यू क्लॉथ्स मिलेंगे. न्यू क्लॉथ्स मतलब adopt a new approach towards life and to realize that killing so many people is not a victory. He wants to tell us to be united as one, consider our enemy to be our brother, yes, and walk about with their brothers. He is promoting brotherhood, peace and unity from this very beautiful poem. अगर देखा जाए तो ये पोएम एक तरीके से एंटी वॉर पोएम है. यस, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में एंटी वॉर माने वॉर के अगेंस्ट बात करती है पोएम इस स्टंजा के माध्यम से. पोएट अपील करता है कि हमें सारे तरह के वॉर्स को रोक देना चाहिए, क्योंकि वॉर्स में विक्ट्री तो मिल जाती है लेकिन एक ऐसी विक्ट्री मिलती है जिसमें कोई सर्वाइवर नहीं होता है. हम अपने ही भाइयों को, हम अपने ही फेलो ह्यूमन बींग्स को मारते हैं, कोई मतलब नहीं होता, हम सब भाई हैं. दिस वे ही इज प्रमोटिंग ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी. ही डज नॉट, और फिर वो कहता है एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड doing nothing. And the next line, what I want should not be confused with total inactivity. Yes, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आई हो सकता है कि क्या पोएट टोटल इनएक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है? तो नहीं. He does not want us to stop our work but to take some time and analyze the results of our deeds. एकदम से हमें इनएक्टिव होने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइफ तो चलने का नाम है. ओके, टोटल इनएक्टिविटी से हमारी बात को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. तो अगर हम देखें इस स्टंजा में कि what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. Yes, जीवन तो चलते रहने का नाम है, जीवन तो एक्टिविटी का ही नाम है. तो मेरा कोई भी, मेरी कहने का मतलब डेथ से नहीं है. पोइट यहाँ पे अपनी बात को समझाने का प्रयास करता है कि मेरी बात को डेथ से ना समझा जाए. टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता यहाँ पे. ठीक है, तो इन दिस वे एक बार हम बातों को समराइज करते हैं. The poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. Yes, today all the human beings are making money by damaging the environment with their activities such as mining, deforestation, letting the chemical waste into rivers, etc. The poet asks us not to do so. He also requests people not to be involved in wars, as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive. He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth. Wars और environmental degradation के बाद जीवन बचेगा ही नहीं. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and harmony in the world. And one thing more, that his statement should not be taken in the wrong way. I mean, he does not want to make you confuse that he is talking about total inactivity. He is not talking about total inactivity. Life is the other name of working and remaining busy in the activities. Okay, so the alliterations used in this stanza are alliteration, first of all, wars with and in clean cities. Assonance भी यूज हुआ है जब वो बात करता है victory with no survivors and put on clean clothes and walk about with their brothers. Repetition यूज हुआ है, use of war with gas and again war with fire. So let us move towards the next stanza. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt his sadness,
of never ending. If we were not so single minded about keeping our lives moving, yes, all human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. They are driven by the target of survival and threat of death. So they are in a mad rush to accomplish all their work. हर समय हम क्या होते हैं, हम सिंगल माइंडेड होते हैं. और वो क्या होता है, हमारा जीवन चलना चाहिए, इसके लिए हमें काम करना है, हमें पैसे कमाने, सर्वाइवल के लिए. अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज दे विल थ्रेट टू डेथ. सो दे आर इन द मैड रेस. हम सभी क्या है, मैड रेस में है टू एकम्प्लिश ऑल आवर वर्क. पोएट कहता है, परहैप्स if they pause for a while, perhaps a huge silence, perhaps a, all the people pause for a while, they can appreciate their achievements and their lives would become happier. सजेस्ट करता है, he suggests that by keeping quiet we will be able to understand the true purpose of our life. जो हम सबको एक डर है डेथ का, लॉनलीनेस का, ये प्रॉब्लम है, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं. और हम क्या हैं, हम ये समझाने वाला हमारे साथ कोई है नहीं. क्यों? क्योंकि हमने अपने टास्क को पूरा करने के लिए जो मैड रस था उसमें भागते चले गए हैं जीवन में. तो हमारे साथ तो कोई बचा ही नहीं, हमारे अपने तो साथ छूट चुके हैं. तो हम कहां समझ पाएंगे. पॉइंट वहां पे क्लैरिफाई करना चाहता है अपने रीडर्स को, दैट व्हेन ही आस्क्ड देम टू स्टॉप फ्रॉम सेइंग डूइंग एनीथिंग. यस, अभी जो उसके पहली बात हुई थी, अगर वो कुछ न करने की बात बोलता है तो उसकी बात को कंफ्यूज ना हो. He does not want anyone to become a non-active person. Non-active is a person who remains idle and does not do anything. Here it simply means that we should stop and see the consequences of our deeds. The poet does not want to see people being killed due to their greed for money and expansion of territories. And further, he says that people are continuously working to achieve their tasks without even thinking about their results. They are in fear of death and therefore want to achieve most of the things before their death. हम सबको डर है कि हम मर जाएंगे, इसलिए मरने के पहले ढेर सारा कुछ अचीव करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं. इसलिए वो अर्ज करता है कि रुकिए, एक से कुछ देर के रुकिए और कुछ देर तक सोचिए कि आखिर अभी तक जो मैड रस में वो दौड़ के आए हैं, आखिर उसमें क्या गेन किया है उन्होंने. हर आदमी क्या कर रहा है, everyone here is living a life in which he wants to achieve various things. एक के बाद एक ढेर सारी चीजें क्या चाहते हैं, हम 5 चाहते हैं. लेकिन यहां पे पोएट कहता है, इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड सी व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड शुड बी एंजॉयड. दिस विल हेल्प अस स्किप द सैडनेस which has become so prominent that we have achieved and the greed to achieve what next is in the list to be achieved. Okay, so रुकिए थोड़ा सा. लिटरेरी डिवाइसेस, एलिट्रेशन है यहाँ पे वी वर और सो सिंगल माइंडेड में. इंजैममेंट का यूज हुआ है, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस of threatening ourselves with death. So in this way, let us move to our next stanza. That is the last one. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12
and you keep quiet and I will go. This is the last stanza of the poem. पोएट यहाँ पर सजेस्ट करता है हमें क्या, कि हमें लेसन लेना चाहिए कहाँ से, नेचर से, प्रकृति से। और लेसन किस बात का, भाई वही जो आपका डर है। डर क्या है कि मर जाएंगे, मरने के पहले सब कुछ इकट्ठा कर ले। हम सबको लेसन लेना चाहिए प्रकृति से। और फिर प्रकृति में सबसे पहली चीज हमारी मदर अर्थ। अर्थ तो चेंजेस से गुजरती रहती है। अर्थ में तो हर साल, हर महीने, हर क्षण चेंजेस होते हैं। ठंडी, वर्षा, गर्मी। ठंडी में सब कुछ फ्रीज होने वाली ठंडी हो जाती है, बिकम्स लाइफलेस। बट फिर क्या होता है, फिर से कुछ दिनों बाद सीजन चेंज होता है और फिर से सब कुछ वापस आ जाता है। और यही नहीं भाई, अर्थ तो सबसे बड़ी टीचर है। आपको पता है, हम सबको पता होगा कि हमारी मदर अर्थ पे अब तक 5 बार आइस एज आ चुका है। आइस एज आने का मतलब पूरी अर्थ पे केवल आइस, और हर एक आइस एज मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स तक रहा है। तो क्या उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ? भाई 5 बार ऑलरेडी हो चुका, उसके बाद भी हम लोग यहां बैठे हुए हैं। तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी फिर से रीजनरेशन का बीज डिस्ट्रक्शन के बाद भी होता है। और ये चीज हम अपनी मदर अर्थ से बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ लगता है खत्म हो गया, उसके बाद भी फिर से सब कुछ शुरू होता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। इसीलिए पोएट कहता है कि शायद इस बात को अर्थ से बढ़िया कोई और समझा सकता ही नहीं है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब सब कुछ लगता है खत्म हो गया और फिर उसी में से रीजनरेशन होता है और फिर से सब कुछ विकास होता है। सब कुछ लगता है कि सब कुछ अलाइव हो गया। एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ। सिमिलरली फिर से वही चीज, टेकिंग अ पॉज इन इंट्रोस्पेक्शन इनटू आवर लाइफ्स विल give it a new meaning. We will be able to understand the purpose of our life. It will be like a rebirth of the soul. क्या होगा? हमारी आत्मा का rebirth की तरह होगा। The poet has conveyed to all the people the purpose of his message, and so he asks them once again to take a pause, count till 12 and walk out of the scene. आप करते ही आप करिए, आई विल गो, मैं जाऊंगा। काउंट टिल 12 एंड वॉक आउट द सीन, कीपिंग द सीन ओपन फॉर ऑल द पीपल ऑन द अर्थ टू एक्सपीरियंस दिस फॉर टाइम्स टू कम। So now the poet suggests to human beings that we should learn a lesson from earth. During the winters everything freezes and becomes lifeless, but when the season changes, it's the onset of spring. Everything present in nature, such as trees, birds, rivers, etc., gets life. So here the poet, by giving the example of nature, wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. They can try and make their life better with calmness, peace. Finally, he ends up by saying that now he will count up to 12, and once again the same process. So students, in this way I have tried to give a line by line explanation of whole poem. Please try to understand it. There is extract based questions along with it. Please do it. Thank you. Have a nice day.